हेलो एवरीवन, वेलकम। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फेडरलिज्म को स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि फेडरलिज्म होता क्या है एंड कितने टाइप्स के फेडरलिज्म होते हैं। और यहाँ तक हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में ख़त्म कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इंडिया अगर फेडरल कंट्री है तो इंडिया कैसे फेडरल कंट्री बनती है, what were the processes by which the power is divided between the center and the state. This we are going to deal in this lecture. We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. What about a vast country like India with so many languages, religions and regions? What are the power sharing arrangements in our country? Look, जो अगर जिसने पावर शेयरिंग चैप्टर फर्स्ट नहीं लेक्चर वीडियो देखा है वो जाके देखे पहले। तो उसमें हमने दो केसेस देखे थे कि बेल्जियम और श्रीलंका के केसेस देखे थे। तो उसमें कैसे जो है डिफरेंसेस होने के बाद इतनी प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी। तो भाई इंडिया के केस में क्या होगा कि जब ये इतनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पर कई रिलीजन्स हैं, एक रिलीजन्स भी नहीं है और बहुत सारे रीजन्स हैं। तो हाउ द इंडिया डिवाइड्स इज पावर अमंग everyone. Let us begin with the constitution. India has emerged an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states become a part of the country. The constitution declared India as a union of states. Look, India has got its independence after the partition of the India into two, that is India and Pakistan. और वो जो बंटवारा हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था, काफ़ी आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव था इंडिया के लिए और उसमें काफ़ी लाइफ्स जो है गई थी। देयर वर द कम्युनल रैयत स्टार्टेड इन द बोथ द पार्ट्स ऑफ द इंडियन कंट्री। जो पाकिस्तान में भी चला गया था और जो इंडिया में था उसमें कम्युनल रैयट्स होने लगे। जो ट्रेनें जाती थी इस साइड से वहाँ उसमें भी जो है डेड बॉडीज आती थी और उधर से भी जो ट्रेनें आती थी उसमें भी डेड बॉडीज होती थी। ऐसा जो है उस समय हुआ था। एंड तो जो है जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे इंडिया में। प्रिंसली स्टेट मतलब जहाँ राजा महाराजा रूल करते थे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ द लीडर्स दैट वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो उन्होंने उसमें से सरदार पटेल जी जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स के लोगों से थे उससे बात की एंड दे रिक्वेस्टेड एंड नो निगोशिएशंस किया कि भाई आप लोग जो है इंडिया के जो है इंडिया में शामिल हो जाइए। तो जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रन की जाएगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिक्लेयर करता है इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का संघ। जो स्टेट्स के यूनियन से बनती वो कंट्री उसको क्या कहेंगे, इंडिया कहेंगे। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर जो है, मूल ढांचा जो है, उसमें हम लोग फेडरलिज्म सबको मेंशन नहीं पाते। हालांकि मेंशन होगा लेकिन कहीं पर ये ऐसे नहीं करता है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ये नहीं, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ये बात कही गई है, लेकिन जो यूनियन का प्रिंसिपल है पूरा पूरा फेडरलिज्म पे बेस्ड है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। हाँ, हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म भी प्रीवियस लेक्चर में देखा था। उसमें 7 फीचर्स हमने देखे थे कि क्या क्या होते हैं। So we can see that all these features apply to the provisions। जो जिन्होंने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा, लेक्चर फर्स्ट, वो जाके देखे। उसमें हमने फेडरलिज्म क्या क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के फेडरलिज्म होते हैं, इसको बहुत अच्छे से और बहुत कॉमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। आप लोग उसको जाके देखिए तो आप अगला जो लेक्चर है इसको समझने में आपको अंडरस्टैंडिंग जो है समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो we can see that all these features apply to the provisions of Indian Constitution. The Constitution originally provided a two-tier system of government, the Union government or what we call the central government, representing the Union of India and the state governments. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटली रिटेन है वो बताता है इंडिया में टू टीयर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है इसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं।
तो इस ये हमारा जो संविधान है उसके मूल स्ट्रक्चर में, मूल ढांचे में ये चीज लिखी हुई है। हालांकि हमारे यहाँ 30 ईयर सिस्टम चलता है, लेकिन वो बाद में अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया था, जिसको 73rd अमेंडमेंट, पंचायती राज सिस्टम को हमने पूरा ऐड किया था। उसमें कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और कैसे जो है विलेज लेवल पर जो गवर्नमेंट्स थी, जो बॉडीज थी, जो रनिंग बॉडीज थी, वो फॉर्म हुई, ये आप बाद में देखेंगे। लेकिन पहले जो मूल स्ट्रक्चर था उसमें 2 टीयर ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई थी, दैट यूनियन एंड स्टेट। The Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative power between the union government and the state government. Thus, it contains 3 lists. अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा तो हमने 3 फोल्ड पावर देखी थी गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो ये लेजिस्लेटिव पावर होगी भाई, इसको ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट है, तो हाउ दे एक्सरसाइज देयर पावर। तो इसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया कि 3 लिस्ट को प्रिपेयर किया, जो हमारा ज्यूरिडिक्शन होगा इन गवर्नमेंट्स का, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इसके ज्यूरिडिक्शन को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिस्ट द्वारा डिफाइन करता है, 3 लिस्ट द्वारा डिफाइन करता है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहला यूनियन लिस्ट देखते हैं। यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। The national interest matter were mentioned in this union list, such as defense of a country, जो रक्षा के जो रक्षा के विषय में जो कंट्री के लिए होगा वो यूनियन लिस्ट में आएगा, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी उससे डील करेगी। फॉरेन अफेयर्स जो है कंट्री के, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी। बैंकिंग और कम्युनिकेशन, या जो करेंसी हमारी कंट्री में चलेगी, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी। दे आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्म पॉलिसी और दीज मैटर्स थ्रू द कंट्री। यूनिफॉर्म यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स mentioned in the union list, and these subjects were put in the union list to ensure the uniformity in the provisions. For example, अगर हम ये पावर स्टेट को दे सकते तो फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश अपनी करेंसी कोई अलग चलाता, महाराष्ट्र अपनी अलग कोई करेंसी चलाता, तमिलनाडु अपना कोई अलग करेंसी चलाता, और वहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम कोई और रहता, बैंकिंग फैसिलिटीज कुछ अलग रहती, वो अपना अलग फॉरेन मटेरियल डील कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कंट्री की जो यूनिटी है और यूनिफॉर्मिटी है वो डैमेज होगी। इसीलिए एक ऐसी गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि जो नेशनल लेवल पर एक काम करे, मीन्स जो हर स्टेट के इंटरेस्ट को देखकर ये सब चीजें डिसाइड करे। तो इसको पावर यूनियन गवर्नमेंट को दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई, और इस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है, उसमें स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं देखने को मिला। हाँ, राय मशवरा ये अलग बात होती है, स्टेट से ली जाती होगी, लेकिन उसमें इंटरवेंशन जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का होता है। अगली लिस्ट है स्टेट लिस्ट, contains subjects of states and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. The state government alone can make laws relating to the subject mentioned in the state list. And the second type of list is state list. इसमें जो मैटर स्टेट रिलेटेड होते हैं, राज्य के रिलेटेड होते हैं एंड लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, उस वो सब चीजें मेंशन, जैसे पुलिसिंग हुआ, देखो यूपी पुलिस है, महाराष्ट्र में जाएंगे महाराष्ट्र पुलिस है, तमिलनाडु में जाएंगे तमिलनाडु पुलिस है। हालांकि उसमें जो कुछ ऑफिसर्स होते हैं वो सेंट्रल द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं, जिनको हम लोग आईपीएस ऑफिसर्स कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स हैं। लेकिन इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको सैलरी देने का काम स्टेट ही करता है, यद्यपि कि वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फिर उसके बाद ऐसे मैटर्स जो हैं इसमें स्टेट लिस्ट में है, चाहे वो ट्रेड का हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर फैसिलिटीज हो, इरिगेशन फैसिलिटीज हो, ऐसे जो इम्पोर्टेंस लोकल इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं वो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, एंड इस लिस्ट को लेके स्टेट कानून बनाता है। अब अगली जो लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें क्या होता है कि जो कॉमन स्टेट कॉमन इंटरेस्ट होगा दोनों गवर्नमेंट का वो मेंशन है, जैसे एजुकेशन हुआ, फॉरेस्ट की बातें हुई, मैरिज हुआ, एडॉप्शन हुआ एंड सक्सेशन हुआ। बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन these subjects. The subject mentioned in this list, if their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. And अगर कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन हैं उन पे दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बना सकते हैं, लेकिन
अगर एक ऐसा केस हो जाए कि दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल if look some laws is the get passed related to the education एंड दोनों ने निर्णय लिया, लेकिन उसमें स्टेट का जो रूल आया या लॉज आए उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ सेंट्रल के साथ, तो उसमें सेंट्रल का लॉ प्रिवेल होगा जो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है, तो सेंट्रल की पावर चलेगी वहां पर। व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ थ्री लिस्ट और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। और ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि भाई क्या है, चीजें इन्वेंट होती जाती हैं और चीजें उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ऐसी चीजें नहीं थी, तो ये सब जो है इस सब्जेक्ट्स पे रिलेटेड कौन डील करता है, इसको यूनियन गवर्नमेंट डील करता है। इसको हम लोग रेसिडरी सब्जेक्ट कहते हैं और इस पावर को रेसिडरी पावर कहते हैं, which lies in the hand of union government or the central government. We noted above the most federation that are formed by holding together do not give equal power to its constituent unit. Thus, all states in the Indian Union do not have identical power. Some states enjoy special states such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special power under certain provisions of the Constitution of India. Article 371 due to the peculiar social and historical circumstances. हम लोग देखें कि जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये सभी स्टेट्स को सेम पावर नहीं देती हैं। जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो सम स्टेट्स हैव स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल पावर्स, दे एंजॉय द स्पेशल प्रोविजन और द स्पेशल स्टेटस। अगर आप बात करें तो अभी तक हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था वो आर्टिकल 370 के प्रोविजंस के अंडर जो है एक स्पेशल स्टेट एंजॉय कर रहा था। फिर उसके बाद जो स्टेट्स हैं जैसे असम हुआ, नागालैंड हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, मिजोरम, ये सब स्टेट्स भी आर्टिकल 371 के अंडर कुछ स्पेशल स्टेटस को एंजॉय करते हैं। ऐसा स्टेटस उनको कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इसलिए दिया जाता है, क्योंकि कुछ जो है सोशल सरकमस्टांसेस होते हैं, हिस्टोरिकल सरकमस्टांसेस होते हैं जो फेवर में नहीं करते हैं, तो भाई अब उनको मनाना भी है, वहाँ के लोगों को मनाना है, तो हम लोग क्या देंगे, कुछ उनको स्पेशल प्रोविजंस देंगे। जैसे क्या होता है ना कि अगर किसी के घर मैरिज हुई है, मैरिज हो रही है, शादी विवाह का फंक्शन है, अगर कोई नाराज हो जाता है तो भाई उसको मतलब मनाने के लिए पूरा घर लग जाता है, कोई ना कोई चीज, तो सेवा सत्कार उसका अच्छे से होने लगता है। सपोज एग्जांपल, अगर फूफा जी नाराज हो गए तो उनके सेवा सत्कार में सब लोग लग जाते हैं। तो उसी तरीके से भाई अभी ये जो हिस्टोरिकल सरकमस्टांसेस रहे होंगे या सोशल सरकमस्टांसेस रहे होंगे उस कुछ समय पे इन स्टेट्स के साथ, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करती है आर्टिकल 371, जिसके अंडर इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं, स्पेशल स्टेटस दिए जाते हैं। ये दीज स्पेशल पावर आर स्पेशली एंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, देयर कल्चर एंड आल्सो प्रिफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। कुछ लैंड राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में ये स्पेशल पावर दी जाती है और उनको जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज होती हैं वो भी प्रोवाइड की जाए। ऐसा प्रोविजंस जो होता है उसमें उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट्स कैन नॉट बाई लैंड और हाउस हियर। अच्छा, अब इन स्टेट्स में जो यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट नहीं है वो इन स्टेट में जो है लैंड और हाउस को बाई नहीं कर सकते, आपको वहाँ का परमानेंट रेसिडेंट होना पड़ेगा। You have to get identified by that state government as a permanent resident to buy some of the houses or land there. Similar special provision exists for some other states of India as well. और कुछ ऐसे ही प्रोविजंस और स्टेट्स के साथ इंडिया के और स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. These are the areas which too small to become an independent state, but which could not be merged with any existing state. These are like the Chandigarh, the Lakshadweep and the capital city of Delhi are called union territories. और इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं union territories. These territories do not have the powers of state. The central government has special power in running these areas. और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है इन एरियाज को रन करने के लिए।
क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि ये पूरी तरीके से एक स्टेट के रूप में उभर नहीं पाई होती हैं, तो इनको हम लोग यूनियन टेरिटरीज का नाम देते थे। एंड दीज यूनियन टेरिटरीज, इस यद्यपि कि देखो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली जो हमारी कैपिटल सिटी है वहां पर उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी का रीजन कहते हैं, एनसीटी कहते हैं, और वहां पर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उसके रिलेटेड जो वहां के रिलेटेड जो हमारी दिल्ली है उसको यूटी कहते हैं, तो उसमें जो स्पेशल पावर्स होगी वो पार्लियामेंट, अरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हैंड में होती है, लार्जली इन्फ्लुएंस्ड उसी द्वारा होती है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट is the basic structure to the constitution, and the sharing of the power between the union government and the state government, यह हमारे जो संविधान है उसका एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। और जैसा कि एक केस हुआ था हमारे इंडिया में जिसको कहते हैं फेमस केशवानंद भारती केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट में दिया था कि द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। एंड दिस नो द अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट is the basic structure of the constitution listed in the constitution, and this cannot be amended easily। बहुत स्पेशल प्रोविजंस लगेंगे, बहुत स्पेशल एक्ट लगेंगे, तब जाके आप इसको अमेंड कर सकते हैं। द पार्लियामेंट कैन नॉट on its own change this arrangement. Any change it has to be passed by both houses of parliament with at least 2/3 majority, then it has to be ratified by the legislature at least half of the total state। देखो पहले इन प्रोविजंस को चेंज करने के लिए क्या होगा कि पहले जो दोनों हाउसेस हैं, आप जानते हैं हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, एक लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इसमें 2/3 ऑफ मेजोरिटी से वो बिल को पास होना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक रेटिफिकेशन के लिए इसको भेजा जाएगा स्टेट की असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेचर पे, वहां पर भी एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स इसको सपोर्ट करेंगे, तब जाके हम लोग कुछ अमेंडमेंट ऐसे स्ट्रक्चर्स में जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग कर सकते हैं किसी स्टेट रिलेटेड। द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures in case of any dispute about the division of powers. The high courts and the supreme courts make decision. The union and state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them। Look, आपको पता है कि जो हमारे कंट्री में अगर जो नियम बनाए गए हैं, जो लॉ बनाए गए हैं, उनको मेंटेन करने का काम कोर्ट्स करती हैं। तो कोई भी डिस्प्यूट होगा इनके पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट्स को लेके, तो उसको डील भी वहाँ उस स्टेट की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेगी, और वो पूरी तरीके से ये इंश्योर करेगी जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग पावर का डिवीजन हो। एंड यद्यपि कि जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो टैक्स लेवी कर सकते हैं लोगों पर, ताकि वो अपने फंक्शन जो उनको असाइन फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकें अच्छे से। तो दिस इज हाउ द इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, हाउ दिस पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब अगला टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म को कैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए एक चीज़ है कि आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो तो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप जितना इसको स्प्रेड करेंगे, जितना आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हम मोटिवेट होंगे आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। अभी तक तो देखो हम सिलेबस को अक्टूबर तक पूरा कोशिश करेंगे कि सोशल साइंस के सिलेबस को कंप्लीट कर दें। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है 2025 एग्जामिनेशन के लिए। एंड उसके बाद हम लोग हर चैप्टर का वन शॉट लेके आएंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस टाइप, मतलब उस चैप्टर से ही हम क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे, उसका आंसर मेंशन रहेगा और इस तरीके से हम लोग पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टे ट्यून्ड रहिए अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए, अपनी अच्छी बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। आप लोग चैनल के साथ जो है जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके और वो भी फ्री में मिल सके।
और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, पिन कीजिए, वहां पर मैं आपको जवाब दूंगा। आई विल आंसर देयर। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।